हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स टूल्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। प्रीवियस पार्ट 1 के अंदर आपने ये देखा कि एक्चुअली रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन के बारे में हमने स्टडी करते हुए ये पता चला कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन एग्जैक्टली क्या है, इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका वो क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है या तो इक्वल होता है, ये हमने देखा था। अब हम क्या देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसके अंदर सबसेट रिलेशन अगर मिलता है तो किस प्रकार से मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि लेट अस टेक द वन एग्जांपल। मान लो कि मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 and 3। ओके, देयर आर 3 एलिमेंट्स लाइज इन द सेट ए। नाउ लेट अस इफ आई वांट टू फाइंड द ए क्रॉस ए, अगर मुझे ए क्रॉस ए फाइंड करना है तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगेन ए सेट होना चाहिए, अन्यथा मैं ए क्रॉस ए किस प्रकार से फाइंड करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ए सेट होना चाहिए बिकॉज आई वांट टू फाइंड ए क्रॉस ए, दैट्स व्हाई। अब मुझे ए क्रॉस ए अगर फाइंड करना है तो मेरे पास 2 सेट तो बन गए। अब मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल्स आपको पता है, पहले 1, 1 देन 1, 2 देन 1, 3 देन 2, 1 2, 2 2, 3 then 3, 1 3, 2 and 3, 3. So let us write down the similarly here 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 2, 3 3, 1 3, 2 and 3, 3। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं उसका सबसेट निकालने का ट्राई करूं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए जब मैं निकालूंगा तो क्या क्या सबसेट बनेंगे। सबसेट के अंदर हमें पता है पहले तो एक फाई आएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा, एक फाई आएगा। फाई आफ्टर ऑल हर एक सेट आएगा, जैसे कि 1, 1 आएगा, देन 1, 2 आएगा। ठीक है, देन 1, 3 आएगा। इस प्रकार से बच्चों हर एक सेट 1, 1 होगा, फिर 2, 2 की पेयर लेंगे आप, फिर 3, 3 की पेयर सिलेक्ट करेंगे, देन 4, 4 के से पेयर को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि जिसके अंदर हमें ये पूरा का पूरा एक क्रॉस पूरा का पूरा, क्योंकि हमें पता है ना ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट क्या होता है, वो अपना खुद का भी एक सबसेट होता है। इसका मतलब मैं 1, 1 फिर 1, 2, ठीक है, फिर 1, 3, ऐसे मैं 3, 3 तक वापस पूरा का पूरा क्या लिख लूंगा, ए क्रॉस ए इसमें इसके अंदर लिखूंगा। तो यहाँ पे 2 एक्सट्रीम, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, 2 एक्सट्रीम एलिमेंट्स मिले हमें। देखो 2 एक्सट्रीम एलिमेंट्स मिले। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कोई लास्ट की, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर पेन है, मार्कर पेन की मुझे अगर इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मुझे बात करनी है, ठीक है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की अगर मुझे बात करनी है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मार्कर के कैसे पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है। कहने का मतलब है कि वो लास्ट वाले पॉइंट है, एंडिंग वाले पॉइंट है। ठीक है, बीच वाले पॉइंट नहीं है। एक्सट्रीम की मतलब ये होती है। तो 2 एक्सट्रीम एलिमेंट्स अगर इसका मैं देखूं, ए क्रॉस ए के में एक्सट्रीम 2 एलिमेंट्स देखूं तो कौन कौन से हुए, एक तो 5 हुआ जो लास्ट वाला है, और इस पे लास्ट वाला कौन हुआ, ये वाला है, यानी कि ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए हुआ। व्हाट दैट मीन्स, अब आपको पता है कि रिलेशन है, हमने क्या पढ़ लिया था बच्चों की, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या तो ए क्रॉस ए, है ना, शॉर्टली इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं हम। अगर रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट को अगर मैं चूज करूं रैंडमली, मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूं, 3 को सिलेक्ट कर लूं, तो वो कुछ ना कुछ एक रिलेशन बनाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले सेट वाला सेकेंड एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 5 भी तो एक एलिमेंट है। तो ये जो 5 है, अगर r इक्वल टू 5 हुआ एंड वी नो दैट 5 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस है। ठीक है, रिलेशन ये भी होगा ना एक 5 वाला, और वो जो 5 है यानी कि एम्प्टी सेट है, वो एम्प्टी सेट ए क्रॉस ए का सबसेट भी है। इस प्रकार का जो रिलेशन होता है इसको कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसको हम एम्प्टी रिलेशन से डिनोटेट करते जानते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो है ए क्रॉस ए, यानी कि जिस दिन r इक्वल टू, यानी रिलेशन जिस दिन ए क्रॉस ए जितना ही हो गया, मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसकी है उतना ही अगर रिलेशन हमें मिला तो वो रिलेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ये आपने प्रीवियस
लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि ये दो कंटेंट है जो बड़े आईएमपी है और हमें इसके जो थियरी है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमें याद रखने हैं कि कौन एक रो से जिस दिन मैं कोई भी दो सेट का जब मैं एक रो से निकालूंगा यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के पश्चात यानी उसके आफ्टर ऑल अगर मैं उसके सबसेट निकालने का प्रयास करूं तो सबसेट के अंदर वे एलिमेंट भी होंगे यानी कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फिर इसका भी क्यों नहीं होगा, यानी एक तो एम्प्टी सेट होगा यानी एम्प्टी सेट होगा और ये एक क्रॉस ए खुद ब खुद इसमें बैठेगा। ठीक है, ये जो एक्सट्रीम सेट्स है ना, ये दोनों एक्सट्रीम जो एलिमेंट्स है, ये भी एक एलिमेंट्स है और ये भी एक एलिमेंट्स है, वो दोनों एलिमेंट्स क्या हुए बच्चों, रिलेशन है। और ये रिलेशन जब 5 होगा एम्प्टी होगा तो उसको एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। अदरवाइज लास्ट वाला जो है पूरा का पूरा अगर एक रो से मुझे देखने को मिला तो उसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन कहूंगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। एक सेट ए लेकर मैं चला 1 2 3 और 4 लेकर चला। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 लेकर मैं एक सेट लेकर ऐसे गांव में चला या तो मैं कहीं भी घूम रहा हूं और एक भाई साहब मुझे ऐसे मिले जिसको रिलेशन चाहिए था R1 और वो जिसको R1 चाहिए था वो रिलेशन की कंडीशन ये थी कि पहला और दूसरा एलिमेंट इस प्रकार से बिठाऊं मैं, यानी रिलेशन के अंदर ए भी उस प्रकार से होना चाहिए कि a माइनस बी इक्वल टू 10। ठीक है, एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। चलो ये रिलेशन मुझे दे दिया, तो अब देखो आप ए बी जो है यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मतलब a माइनस बी में करूं तो मुझे 10 मिलना चाहिए और वो दोनों एलिमेंट्स यानी ये जहां पे मैं बैठा हूं पहली जगह पे और पिछली वाली जगह पे मैं जो भी दो एलिमेंट्स रखूं वो दोनों एलिमेंट कहां पे से आने चाहिए, ए में से, जो मेरे पास एलिमेंट पड़े हैं वो। ओके, तो इसने मुझे बताया कि सर आपके पास क्या कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसका मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं और 10 मिले। मैंने बोला भाई ये दोनों कहां से मैं लेकर आऊं, वो रिलेशन ने खुद ब खुद बताया कि सर आपके पास जो आप सेट लेकर बाहर निकले हो इसी सेट में से आपको लेने हैं, ए और बी को इसी सेट में से लेने हैं। तो मैंने ट्राई किया, 1 माइनस 1 क्या 10 मिलेगा, कदापि नहीं। 1 माइनस 2 भी क्या 10 मिलेगा, नो। 1 माइनस 3 भी क्या 10 मिलेगा, नो। यानी इसमें तो ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जिसका मैं दोनों का माइनस करूं और मुझे 10 मिले। समझ में आ रही ना बात, इसका कोई भी का माइनस 2 करने से, दोनों नंबर का माइनस करने से 10 नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो R1 है वो 5 है, यानी ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। कौन से सेट पे रिलेशन एम्प्टी है, ए सेट के ऊपर है वो एम्प्टी है। ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा, R1 इज, ठीक है, R1 इज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, ऑन या तो एम्प्टी रिलेशन इन द सेट ए। ठीक है, इन द सेट ए, यानी ए सेट के अंदर ये R1 कैसा कर रहा है, एम्प्टी रिलेशन कर रहा है। यानी मेरे पास जो ए सेट है उसमें से इन भाई साहब की कंडीशन कोई भी फिलअप होने वाली नहीं है। क्लियर, तो इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, यानी ये एम्प्टी रिलेशन हुआ इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चलो। ठीक है, अगेन वही सेट लेता हूं ए वाला जिसके अंदर 4 मेहमान बैठे थे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये चारों ही बैठे थे उसके अंदर। इस बार R2 मेरे पास आया, यानी दूसरा एक रिलेशन आया। उसने कंडीशन ये लगाई कि आप मुझे ऐसे ए और बी ढूंढ कर बताइए, ठीक है, तो इसका मैं माइनस करूं, पर किसमें, मॉड्यूलस में मैं अगर माइनस करूं तो उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 मिलनी चाहिए। अगेन आप ए और बी दोनों को कहां से बिलोंग्स करवा सकते हो, आपका जो सेट ए है उसके अंदर से। ठीक है बच्चों, तो चलो वापस हमको ये कंडीशन मिल गई। अब ये कंडीशन के बेस्ड पर, ठीक है, ये कंडीशन के बेस्ड पर मुझे ये फाइंड करना है कि मैं ऐसे कितने ए और बी इनमें से सिलेक्ट कर सकता हूं कि जिसके अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं आपस में, ठीक है, तो मुझे या तो 0 मिलना चाहिए या तो वैल्यू 0 से बड़ी मिलनी चाहिए। तो देखो, एक तो 1 माइनस 1 करूंगा, 2 माइनस 2 करूंगा, 3 माइनस 3 करूंगा, 4 माइनस 4 करूंगा, ये सारे मुझे 0 देंगे। ठीक है, तो ये मेरे ए हुए, या तो मैं नीचे लिखूं, ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये मेरा ए हुआ तो ये मेरा बी हुआ, ठीक है ना। तो एक तो मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 का इस रिलेशन में, यानी मैं इस R2 में क्या क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इस R2 में मैं या तो 1 1 लिख सकता हूँ, 2 2 लिख सकता हूँ, 3 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, और 4 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सारे अपने आप में सब्ट्रैक्ट करने से 0 तो मिलेंगे। अब मुझे दूसरी कंडीशन क्या है, या तो a माइनस बी 0 मिलना चाहिए या तो 0 से बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए।
आप यहाँ पे देख रहे हो मॉड्यूलस की साइन है, और मॉड्यूलस की साइन जब होती है तब आप लोगों को ऑलरेडी 11th में पता है कि मॉड्यूलस के अंदर अगर -5 भी होगा तो भी वो बाहर क्या निकलेगा, +5। एक ऐसी मशीन है जो पॉजिटिव नंबर ही आपको देती है, तो ये हमारे लिए तो बड़ा बेनिफिट का काम हो गया भाई। सो नाउ लेट अस अगेन, पॉजिटिव नंबर के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो अगेन अगर मैं 1 - 2 करूं, ठीक है, अगर मैं 1 - 2 करूं तो मुझे -1 मिलेगा, पर जब ये मॉड्यूलस के अंदर होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली 2 - 1 करूंगा तो भी क्या बच्चों मिलेगा मुझे, 2 - 1 करने से भी मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। तो चाहे मेरा ए 1 बने या 2 बने, बी 2 बने या 1 बने, कोई मैटर नहीं बनता, 1 तो पॉजिटिव ही मिलता है। बात पकड़ में आई? या तो मैं 2 - 3 करूंगा, जो कि जबकि 2 और 3 कहां से आ रहे हैं, ए सेट में से ही तो आ रहा है, तो इसका आंसर वैसे देखा जाए तो -1 आता है, पर जब मॉड्यूलस के अंदर -1 लिखा जाता है तो वो पॉजिटिव बनकर बाहर निकलता है। क्लियर बात हुई? और 1 इज नथिंग बट इट इज अ ग्रेटर वैल्यू कंपेयर टू द 0। 0 के कंपेयर से तो 1 बड़ी ही वैल्यू मिली। तो ऐसे आप कोई भी उठा लो, ठीक है। तो कौन कौन सी वापस पेयर बनेगी, वापस कौन कौन सी पेयर बनेगी, चलो देख लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर है तो ये बात मैटर नहीं करती कि आगे वाला नंबर बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 आएगा, ठीक है, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, देन बच्चों 2 1 2 3, ठीक है, 2 3, फिर 2 4, 2 3 2 4, आफ्टर ऑल 2 3 2 4, आफ्टर ऑल 2 1, उसके बाद 3 4 एंड 3 2 एंड 3 1, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, बहुत सारे इसके एलिमेंट हो जाएंगे, फिर 3 3 आफ्टर ऑल उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 3 1 के बाद लिख सकते हैं हम 4 1, ठीक है, 4 1 4 1 लिख सकते हैं। ऐसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो शायद इसमें कुछ छूट भी गया होगा पर चलेगा। तो R2 के अंदर मैं बहुत सारे रिलेशन बना सकता हूँ, कहने का मतलब ये। अब ये जो बहुत सारे रिलेशन है, ठीक है, ये अगर मैं जब A क्रॉस A निकालूंगा, इसका जब मैं वापस A लेकर 1 2 3 4 निकालूंगा, इसका जब मैं A क्रॉस A निकालूंगा, तो A क्रॉस A के अंदर ये सारे के सारे मेंबर होंगे कि नहीं होंगे ना। आप A क्रॉस A निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे मेंबर A क्रॉस A के अंदर भी है। इसका मतलब कि R2 जो है वो इक्वल है A क्रॉस A से। समझ में आई बात? इसीलिए ये जो R2 है इसको क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब एक भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो 0 या तो 0 से बड़ी वैल्यू ना दे, सब देंगे कोई भी वैल्यू। और वो सारे जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट आप कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लो, पिकअप कर दो, वो A क्रॉस A के अंदर होगा ही, डेफिनेटली होगा। क्लियर? इसके जो सबसेट हो, A क्रॉस A का जो सबसेट होंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो R2 इक्वल टू होगा, इसीलिए ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ये तो यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन का हमने एग्जांपल देखा। अब एक दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं, चलो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एक्चुअली क्या है, चलो देखते हैं। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है और मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इफ, ठीक है बच्चों, इफ A belongs to A के लिए, if A belongs to A के लिए, ठीक है, या तो मैं ऐसे लिखूं for all, इसको क्या कहते हैं, चलो सिंबल रहने देते हैं, हम डायरेक्ट नाम लिखते हैं। every A belongs to A के लिए if अगर A belongs कर रहा है R से, ठीक है, A belongs कर रहा है अगर R से, then ऐसे जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल या तो फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी A एंड B बिलोंग्स टू A के लिए इफ, ठीक है बच्चों, AB बिलोंग्स करता है अगर R से, देन इम्प्लाइज दैट BA should be also belongs to R, otherwise this is not symmetric। और ट्रांजिटिव की कंडीशन में बोल देता हूं क्या है इसके अंदर, ट्रांजिटिव के अंदर मैं कहता हूं कि फॉर ऑल या तो फॉर
फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखिएगा, एंड लिख रहा हूं बीच में, मैं क्या लिख रहा हूं, एंड लिख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एंड लिखा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू बी आर। ए बी, बी पे खत्म हुआ, फिर बी से स्टार्ट हुआ, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट ए सी शुड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव होगा नहीं। अब मैं कहूंगा कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी और मैंने ये जो भी बकबक की, इनमें से करीबन 10% भी आपके दिमाग में डाउनलोडिंग नहीं हुई होगी, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसका प्रॉपर एक्चुअली मीनिंग क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि मान लो मेरे पास कोई सेट है ए, ठीक है, कोई भी सेट होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास है 1 and 2 और 3, ठीक है। तो जब 1 2 3 मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 मानो 3 एलिमेंट है, तो मेरे पास कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जो ए के अंदर डिफाइन हो। पहली बात, वो रिलेशन किसके ऊपर, किसके अंदर डिफाइन होना चाहिए, ए सेट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। तो आर इज डिफाइन इन द सेट ए सच दैट कि अगर मेरे रिलेशन के अंदर अगर 1 1 भी आता है, 2 2 भी आता है और 3 3 भी आता है, ठीक है, अन्यथा कोई भी एलिमेंट होगा तो चलेगा, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, पर ये तीनों तो होने ही चाहिए। कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, इसीलिए मैंने बोला एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये भी मेरा ए है, ये भी मेरा ए है, ये भी मेरा ए है। तो ये तीनों ए के लिए अगर मेरे पास कोई ऐसा रिलेशन में डिफाइन करो कि जिसके अंदर एलिमेंट इस प्रकार से बने कि 1 1, यानी देखो ए मिला कि नहीं, वापस ए मिला, वापस ए मिला, ये सारे बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन में से, यानी आर के अंदर ये लाइज करने चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हो गई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको कहते हैं। तो फिर जो ये आर होगा वो क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, माफ करें, सिमेट्रिक क्या है। चलो सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। मान लो कि वापस मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर 1 है, 2 है, ठीक है, और 3 भी है। तो क्या कहानी होनी चाहिए कि कोई आर मेरे पास ऐसा डिफाइन होना चाहिए ए सेट के अंदर। वापस बोल रहा हूं मैं, इफ आई हैव टू एनी रिलेशन आर विच आर डिफाइन इन द सेट ए सच दैट कि अगर मैं 1 2 मेरे पास है, 1 2 मेरे पास है, तो 2 1 भी होना चाहिए। बात समझ में आई। ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए ऑल्सो शुड बी बिलोंग्स टू आर, यानी 1 2, या ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, क्लियर। तो 1 2, तो 2 1, आपको कुछ करना नहीं है। सिमेट्रिक देखने के लिए, सिमेट्रिक का मतलब क्या आप समझे, जब आप अपने मिरर में देखते हैं, ठीक है, आप मिरर में जब देखते हो तो एक्चुअली कैसा दिखता है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो वहां पे राइट हैंड शो करता है कि नहीं, ठीक है ना, आपका राइट हैंड है वो उधर पे लेफ्ट हैंड शो करता है कि नहीं, यानी उल्टा फुल्टा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। 1 2 एलिमेंट को पलटा दो तो 2 1 भी होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। फिर मैं बात करूं अगर 2 3 की, तो 3 2 ऑल्सो शुड बी बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार से अगर होगा, 1 3 अगर मेरे पास है तो 3 1 भी होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी होगा तो चलेगा, पर इतने तो होने चाहिए, मतलब चाहिए, ये तो होने ही चाहिए। जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तभी वो सिमेट्री, अन्यथा नहीं। ये कह रहा है ये वाली डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, ठीक है। ट्रांजिटिव का एक बढ़िया सा एग्जांपल मेरे पास है, और वो एग्जांपल कैसा है बच्चों, आप लोगों के रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रांजिटिव का रिलेशन अगर हम देखें, ट्रांजिटिव एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो फॉर ट्रांजिटिव इफ आई ट्राई टू डिस्कस, देन व्हाट हैपन हियर, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, यानी मेरे पास सेट अगेन है 1 2 और 3, क्लियर। और क्या कहा है, फॉर एवरी ए बी सी, मतलब सभी के लिए मुझे चेक करना है, इसमें भी सभी के लिए चेक करना है, इसमें भी सभी के लिए चेक करना है। कोई 1 2 अगर होगा और बाकी 3 नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। तो 1 2 3 में हम क्या बात करें बच्चों, कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लो कि मेरे पास आर डिफाइन है इस प्रकार से कि मेरे पास 1 2 है, ठीक है, 2 3 भी है, देखा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। यहां तक तो मेरे पास गिवन डेटा में होना चाहिए, या तो इतना तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर अगर रिलेशन में है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर ऑल्सो मस्ट बी, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए।
यानी 1 2 और 2 3 है, तो फिर 1 3 भी होना चाहिए। देखो ए बी देन बी सी, तो फिर ए सी भी यहाँ पे होना चाहिए। इस प्रकार से 2 3, तो फिर इस प्रकार से 2 3 3 1, तो फिर 2 1 भी होना चाहिए। इस प्रकार से इसके अलावा कोई होगा तो चलेगा, बट ये तो होने ही चाहिए, तो भी मेरा आर है वो कैसा होगा बच्चों, ट्रांजिटिव होगा, अगर अदरवाइज नहीं। ये ट्रांजिटिव का एग्जांपल था। ए बी, फिर बी जहां पे फिनिश हुआ वहां से दूसरा एक कोई एलिमेंट होना चाहिए बी सी करके, देन ए सी शुड बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ इसका अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल आपको दूं, तो आपने थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में, कि मान लो अगर कोई ए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, एवं ये जो बी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो फिर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, जिसके बेस पर कौन सा थर्मोमीटर जो होता है, ठीक है बच्चों, जो थर्मोमीटर होता है डॉक्टर के पास, जो थर्मोमीटर है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, थर्मोमीटर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन का बेस्ट एग्जांपल है। अगर ए इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी सिस्टम इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए सिस्टम मस्ट बी इक्विलिब्रियम विद सी, और वो होगी, डेफिनेटली होगी। तो ये ट्रांजिटिव का एग्जांपल है। थर्मोमीटर जो है वो इस प्रकार से, इस प्रिंसिपल से, जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ होता है, लास्ट में थोड़ा भी मटेरियल, तो वो जो है वो ट्रांजिटिव के ऊपर काम करता है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के एग्जांपल्स हमने देखे, माफ करें, इसकी एक थियरी हमने देखी, ठीक है। अब इसके बेस पर एग्जांपल्स हम टेक करते हैं। बड़ा सिंपल है बच्चों। इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या है, ठीक है, व्हाट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर बात करें तो ये बड़ा सिंपल है। कोई रिलेशन ऐसा है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, तो इस प्रकार का जो भी रिलेशन होगा जिसमें ये तीनों रिलेशन फिट हो रहे हैं, तो वो रिलेशन हमारे लिए कैसा होगा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। ये थियरी थी, अगर आप चाहे तो आपकी नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये दिया ही है, बट ये मैंने आपको समझा दिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव क्या है। लेट अस टेक द एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्वेश्चन दे दिया हमें कि हमारे पास आर एक ऐसा है, ठीक है, एक रिलेशन ऐसा है जिसके अंदर दो ट्राइंगल्स बैठे हैं, मतलब दो ट्राइंगल के ऐसे मुझे एलिमेंट फाइंड करने हैं T1 और T1 एंड T2, सच दैट T1 और T2 के बीच में रिलेशन बच्चों कैसा होना चाहिए, T1 इज कॉन्ग्रुएंट विद T2। पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट? यू आर आल्सो स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, 9th में आपने पढ़ लिया है कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। शेप भी सेम एंड साइज भी सेम। कोई भी दो ट्राइंगल इस है जिसका शेप एंड साइज बोथ आर सेम, देन द बोथ डायग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर, ओके। अगर शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, इस प्रकार की अगर टू जियोमेट्रिकल फिगर इस प्रकार की दी है, तो फिर वो दोनों जियोमेट्रिकल फिगर है, चाहे फिर वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या कोई भी हो, जिसका शेप और साइज सेम होगा, वो बोथ फिगर्स कैसे होगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होगी। ये रिलेशन हमने इस प्रकार से दिया है। हमें ये शो करना है कि बच्चों शो दैट द आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। कब होता है ये इक्विवेलेंस भाई? जब वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। यानी हमें आर भी चेक करना है, एस भी चेक करना है और टी भी चेक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, देखा जाए तो हर एक ट्रायंगल, मान लो कि मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, कि ये 60 60 और 60 का है और इसका जो साइड है वो ए जितना है, तो ये ट्रायंगल जितना ही दूसरा ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, मतलब वो खुद ही हुआ ना, हर एक ट्रायंगल अपने आप तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है इटसेल्फ, यानी T1 we know that, ठीक है, we know that T1 is congruent with T1
ठीक है। ईच ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर, आप लिखना है ईच ट्राइंगल, ठीक है, ईच ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट विथ इटसेल्फ। हर एक ट्राइंगल अपने साथ तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। सो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों की हेंस, तो T1 एंड जो T1 है वो बिलोंग्स करेगा R से, T1 बिलोंग्स करेगा R से, सिमिलरली T2 भी बिलोंग्स करेगा R से, ठीक है। हेंस ये रिलेशन कैसा हुआ बच्चों, हेंस R इज क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा ही ना, क्योंकि T1 बिलोंग्स कर रहा है R से। हमें कहा है कि T1 कॉन्ग्रुएंट विथ T2, तो T1 भी होगा, T2 भी होगा, T3 होगा तो T3 भी होगा, यानी हर एक ट्राइंगल अपने आप तो कॉन्ग्रुएंट होता है अपने में, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल था। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक की कंडीशन ये थी कि अगर AB बिलोंग्स टू R, ठीक है, देन इंप्लाइज दैट BA शुड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर T1 इफ, ठीक है, इफ T1 congruent with T2 then T2 is also congruent with T1। ये तो समझ में आया, ऐसी बात है ना बच्चों कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले वाले के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि T1 T2 belongs to R implies that T2 T1 also belongs to R। क्लियर? Hence R is क्या बच्चों, R is सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक होगा, है ना। ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ये सिमेट्रिक हुआ। अब आप ट्रांजिटिव की बात करें, चलो, तो ट्रांजिटिव के लिए भी बड़ा सिंपल है, आप ऐसे ही लिख सकते हो, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि इफ T1 कॉन्ग्रुएंट विथ T2 एंड अगर T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के साथ, देन T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट विथ T3। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, यानी तीनों ट्राइंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे है, शेप भी सेम, साइज भी सेम, तीनों ट्राइंगल के शेप और साइज सेम है। तो फिर क्या होगा, तो T1 और T3 मानो पहला और तीसरा भी सेम होगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम यही बात लिख लेंगे, देयरफॉर T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R, फिर लिखूंगा एंड T2 T3 बिलोंग्स टू ऑल्सो R, implies that T1 T3 belongs to R also। तो हिंस करके क्या लिखेंगे बच्चों, R is क्या होगा, R is ट्रांजिटिव, ये हो गया ट्रांजिटिव का एग्जांपल। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों है। तो लास्ट वाली लाइन हम ऐसे लिखेंगे कि गिवन रिलेशन R is reflexive, symmetry and transitive also, therefore R is equivalence, ठीक है। R is कैसा बैलेंस बच्चों R is equivalence रिलेशन, R है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे संपूर्ण पूरा होता है। तो ये था एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल टेक किया हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। हमको ये कह रहा है कि आप शो दैट करो, ठीक है, ये दिखाओ कि रिलेशन R जो है, R भाई रियल नंबर का नहीं है, ध्यान में रखना थोड़ी बात। रिलेशन R कौन से सेट पर है, सेट Z के ऊपर है, यानी सेट जो Z है वो कौन सा सेट हुआ, इंटीजर्स का सेट हुआ। यहाँ पे लिखी हुई बात है इंटीजर्स। नाउ यू आर नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर्स, क्लियर। इंटीजर्स क्या होता है आपको पता है। तो एक रिलेशन R इस प्रकार से है कि वो इंटीजर सेट Z के ऊपर रिलेशन है उसका, और वो जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि रिलेशन के अंदर वो दोनों मेंबर ए बी इस प्रकार से बैठे हैं बच्चों कि उसका जब डिफरेंस निकालू तो वो डिफरेंस एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 2 के साथ, यानी a माइनस बी 2 इज डिवाइड्स a माइनस बी। मानो मैं a माइनस बी निकालू और डिवाइडेड बाई 2 करूं तो मुझे कोई ना कोई नंबर मिलनी चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई नंबर, यानी a माइनस बी कंप्लीटली उसको डिविजिबल कर सके प्रॉपरली, डेसिमल वाली नहीं, डेसिमल बगैर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है। और अच्छा हमें ये दिखाना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस भी है। इक्विवेलेंस तो रिलेशन तभी होगा जब क्या होगा बच्चों,
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। जब ऐसा होगा तभी तो वो इक्विवेलेंस होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों। रिफ्लेक्सिव के पहले बात करते हैं हम। तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या करना होता है। So we know that very well. What is the meaning of reflexive? 2 divides a minus b। और बच्चों a जो b है वो मुझे कहां से लेने हैं, इंटीजर्स में से लेने हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मान लो कि जो इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, इंटीजर्स का जो सेट है वो ऐसे होता है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे होता है कि नहीं, सेट ऑफ जेड। ये सेट ऑफ जेड मैंने लिखा, ठीक है, इंटीजर। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, a माइनस बी करूं। मानो इनमें से कोई भी नंबर को उठा लो, जैसे कि -2 लिया मैंने एंड 0 टेक कर ले रहा हूं, ठीक है, 0 -2 - 0 डिवाइडेड बाय 2। सो इट वॉट -2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। यस, कंप्लीटली इसके साथ तो डिवाइड है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने जब a की वैल्यू -2 ली और b की वैल्यू मैंने 0 ली, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ 2 के साथ। अब मैं b की वैल्यू अगर 0 लेता हूं, अच्छा मुझे तो रिफ्लेक्सिव बताना है, एक सेकेंड। तो ये सेट ऑफ z है, ठीक है। अब सेट ऑफ z के अंदर कोई भी मैं एलिमेंट उठा लो, ये मेरा a है, या तो ये भी मेरा a है, या तो ये a है, कोई भी a को उठा लो, ठीक है। ये सारे मान लो कि मेरे a है अभी के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं इसको a टेकल करके, मतलब a देख कर चल रहा हूं। तो -2 -2 क्या होगा, 0 बनेगा कि नहीं। कोई भी नंबर ले लो, 3 का ले लो, तो 3 - 3 0 बनेगा कि नहीं, डेफिनेटली बनेगा। यानी a - a करने से तो मुझे 0 मिलता है। और जब में a - a 0 होता है तो a - a डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 डिवाइडेड बाई 2 गेटिंग 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये a - a 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, यानी हर एक a जो है जो z में से आ रहा है, फॉर a ऑल बिलोंग्स टू z, we can say that, ठीक है, we can say that a minus a is divisible by 2, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है a माइनस a करने से 0 मिलेगा। तो a माइनस a इज डिविजिबल बाय 2, therefore a बिलोंग्स टू r, क्योंकि मुझे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये a भी मेरे रिलेशन में आएगा कि नहीं, क्योंकि जो a है वो इस कंडीशन का तो फॉलो कर रहा है ना। ये जो a है वो इस कंडीशन के साथ मैच हो रहा है, यानी a बिलोंग्स टू r, हिंस बच्चों r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द सिमेट्री, ठीक है बच्चों। सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की अगर बात करें हम, फॉर सिमेट्री, तो सिमेट्री के लिए क्या होगा, देखो -3 माइनस में कर दो कोई भी नंबर, जैसे कि -3 - 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -3 + 1 इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू को मैं डिवाइड करूं तो इसको भी 2 के साथ डिवाइड कर सकता हूं, आंसर मिलेगा -1, यानी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जब मैंने a = -3 लिया और b = -1 लिया, तो a - b 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। अब इसको पलटा देते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक में तो हमें उल्टा पुल्टा करना होता है। तो अगर मैं a की वैल्यू -1 टेक करूं और b की वैल्यू -3 टेक करूं, तो क्या होता है, चलो देखते हैं। -1 यानी a - b यानी कौन, साफ साफ लिखे तो a - b इक्वल टू a की वैल्यू -1 - -3, सो इट्स गेटिंग -1 + 3, अगेन 2, एंड 2 इज डिविजिबल बाय 2, यस डेफिनेटली। यानी a - b करूं या b - a करूं, वो 2 के साथ तो डिवाइड होता ही है। तो इसको मैं अब
इसको मुझे कैसे लिखना है बच्चों, आप एक बात नोट कर रहे हो, आपने एक बात देखी यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है तो ट्रांजिटिव है, ऐसा मुझे अगर बताना है, मुझे शो करना है, मुझे दिखाना है, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से तो सिर्फ अपने दिमाग से क्या कहते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल लेकर हमें पता चल जाता है कि ये है, पर उस एग्जाम्पल को मैं मेरी सप्लीमेंट्री में नहीं लिख सकता, ठीक है, मुझे इस प्रकार से लिखना है, आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, ऐसे लिखना नहीं है। मतलब अगर आप लोगों को प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है या तो सिमेट्रिक है या तो ट्रांजिटिव है, तो आपको कोई एग्जाम्पल देना नहीं है, आपको वन वर्ड्स में ऐसे लिखना है। बट अगर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या तो ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा आपको दिखाना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या तो ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे आपको बताना है, प्रूव करना है कि ये तो सिमेट्री भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, देन यू मस्ट बी गिव द एग्जाम्पल, आप लोगों को एग्जाम्पल देना होगा, ऐसे डिजिट वाला कोई भी एक एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। ये तो मैं प्रूव कर रहा हूं, इसीलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, जेड में से आने वाला हर एक ए और बी क्या करेगा बच्चों कि ए माइनस बी 2 is divides a minus b, then 2 is also divides b minus a, ठीक है, b minus a को भी वो डिवाइड्स करेगा। ये तो बात अभी हमने एग्जांपल के बेस पर देखी, तो मैं क्या लिख सकता हूं इससे आगे, therefore ab belongs to r implies that ba belongs to r also, hence r is क्या होगा, सिमेट्रिक। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ये, तो फिर ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ये सिमेट्रिक हुआ। अब ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे, वीडियो पॉज करके आपको लिखना है तो आप लिख लो, फिर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन अगर मुझे दिखाना है तो आप ध्यान से देखिएगा। हमने देखा है a माइनस बी करने से, मान लो कि ये 2 के साथ डिवाइड है, तो मैंने a माइनस बी किया तो मुझे 2 के साथ डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। जैसे अभी कैसे मिला था 1, ऐसे 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, कोई भी नंबर मिल सकता है ना। जब ये कंप्लीटली डिविजिबल है ही तो कोई भी तो इंटीजर्स मिलेगा ना। Then when I try to divide the a minus b divide with the 2, then I getting the some integers like k. I don't know what is the integers properly. Then I put k. मुझे पता नहीं है क्या होगा तो मैंने k रख दिया। सिमिलरली बच्चों अगर b माइनस a करूंगा तो k ही थोड़ा मिलेगा। जैसे कि 3 माइनस 1 करूं, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करूं तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बट अगर मैं 1 माइनस 3 करके 2 करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा कि नहीं। यानी यहाँ पे अगर k रखा तो मैं यहाँ पे k नहीं रख सकता, बिकॉज 1 एंड माइनस 1 डज नॉट इक्वल, 1 एंड माइनस 1 इक्वल नहीं है। इसलिए मान लो b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 करने से मुझे मान लो कि क्या मिला, सपोज m मिला। तो k और m दोनों हो गए तो इंटीजर्स ना कोई वैल्यू ही होगी, क्योंकि प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई। नाउ तो यहाँ पे a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और मान लो मुझे k वैल्यू मिली, b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 करने से मान लो कि मुझे m की वैल्यू मिली। तो अगर मैं इस 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करूं, देन वी कैन राइट डाउन a माइनस बी इक्वल टू 2k एंड b माइनस सी इक्वल टू 2m। नाउ व्हाट वी कैन डू, a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है बच्चों, ये जो टर्म्स है इस टर्म को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो मान लो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन ये 2 वाला है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं क्या करता हूँ, प्लस कर दू। देन a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू 2k प्लस 2m। कैन वी राइट डाउन सच दैट नाउ माइनस b एंड प्लस b टेक कैंसल, देन a माइनस सी इज द रिमेन। सो व्हाट हैपेंड, लुक, a माइनस सी इक्वल टू नथिंग बट 2k प्लस 2m। बच्चों दोनों में से 2 को अगर कॉमन निकाल दू तो 2 ब्रैकेट में बचेगा 2k प्लस m। अब k एक्चुअली क्या था, कोई इंटीजर्स था, m क्या था, कोई इंटीजर्स था, तो k प्लस m भी क्या बचेगा, कोई इंटीजर्स ही बचेगा। यानी a माइनस सी, अगर मैं लिखूं a माइनस सी इक्वल टू 2
और यहाँ पे कोई इंटीजर्स बचेगा, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स, ये क्या होगा, कोई इंटीजर्स होगा, क्लियर। अगर ये कोई इंटीजर्स होगा तो मैं a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 करूं तो मुझे क्या बचेगा बच्चों, इंटीजर्स बचेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 करने से मुझे इंटीजर्स मिलेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि a माइनस सी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो क्या हुआ, a माइनस बी बाई 2 अगर डिवाइड a माइनस बी को 2 के साथ डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड होकर k मिलता है। b माइनस सी को अगर 2 के साथ डिवाइड करूं और मुझे कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद m मिलता है, तो अगर ये दो टर्म्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है देन a माइनस सी भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 लुक हियर। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स में से आने वाले हर एक a b c किस प्रकार से कार्यान्वित है बच्चों, कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि a एंड b बिलोंग्स टू r एंड, क्लियर, लुक हियर, एंड b and c also belongs to r। मानो a b और b c यही रूल्स का फॉलो कर रहे हैं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इंप्लाइज दैट, तो फिर a एंड c भी बिलोंग्स टू r होगा। मतलब a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 करने से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है। यानी इस रिलेशन को ये कंडीशन भी फॉलो कर रही है, हेंस, ठीक है, हेंस r इज ट्रांजिटिव। r इज क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव होगा। तो ये ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। अगेन बता दूं, अगर आप लोगों को प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इस प्रकार से तीनों को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों जो है वो रिलेशन होने चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंस होगा। दूसरी बात यह कि आप लोगों को अगर मान लो कि कोई बात प्रूव करनी है, आप लोगों को अगर ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप लोग कभी भी अपने एग्जाम में या तो अपनी नोटबुक में आप कहीं भी लिखो, आप लोग डिजिट के फॉर्म में कभी भी, मतलब ये तो प्रॉपरली लिखा है, बट डिजिट के फॉर्म में कभी भी आप लोगों को एग्जाम्पल नहीं देना है। आप डिजिट के फॉर्म में एग्जाम्पल अपने लिए, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से समझने के लिए आप टेक कर सकते हो, बट सप्लीमेंट्री में हम ऐसा लिख नहीं सकते। ड्यूरिंग एग्जाम वी कैन राइट डाउन सच वे थिंग्स, ओके, इस प्रकार से हम लिखेंगे। बट वेट, अगर ट्रांजिटिव नहीं है, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, या तो अगर सिमेट्रिक नहीं है, यह अगर मुझे प्रूव करना है, अगर मुझे इस प्रकार की बातें प्रूव करनी है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, देन वी मस्ट बी टेक द एग्जाम्पल विथ टेक डिजिट। डिजिट के साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल मैं जरूर लूंगा, ठीक है, और यह डिजिट वाला एग्जाम्पल उसमें सुटेबल है, अलाउड है। तो यह कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्या है एक्चुअली हमने देखा। अब बच्चों मैं आप लोगों को 2 होमवर्क में क्वेश्चंस देता हूं और आप लोगों को यह बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, और सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। अगर है तो बताना। आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर है तो y एंड y, ठीक है। अगर क्वेश्चंस तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो y लिखना है। अगर मान लो s नहीं है तो y एन y लिखना है। मान लो t नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो y एन n लिखना है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेकर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। चलो मैं 2 होमवर्क वाले क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन, आर रिलेशन को इस प्रकार से डिफाइन है कि ए बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, ऑल्सो ए बी बिलोंग्स टू आर। बच्चों ये जो आर है वो रियल नंबर वाला आर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है, रियल नंबर वाला आर। तो क्या यह पहला क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, कौन सा है कौन सा नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 टेक कर ले कि R इक्वल टू रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि A B इस प्रकार से होने चाहिए एलिमेंट कि A इज डिविजिबल बाय B। क्लियर, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है और इसके साथ आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इतना ही नहीं,
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप यह सीखेंगे कि ये दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस क्या है, इसका आंसर क्या है, यह हम देखेंगे। एंड देन एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशंस निकालने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को रिवाइंड करते रहे। अन्यथा फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट या तो कोई डाउट क्लियर नहीं है, आपको कोई डाउट है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में, यानी हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उसका सॉल्यूशन देने का मैं ऑनेस्टली प्रयत्न करूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।